हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी मैथ्स के इस वीडियो में आज हम क्लास 8 के मैथ का चैप्टर नंबर 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण को पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, जैसे कि हम पिछली कक्षाओं में बीजीय व्यंजक और समीकरणों के बारे में पढ़ ही चुके हैं, आइए देखते हैं इनके कुछ उदाहरण। स्टूडेंट्स, बीजीय व्यंजक के उदाहरण हो सकते हैं 4x 2x minus 3 2xy plus 7 xyz plus x plus y plus z x square plus 1 और y plus y square, और भी बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। इसी तरह से समीकरणों के उदाहरण हो सकते हैं 5x is equal to 25 2x minus 3 is equal to 9 6y plus 10 is equal to minus 4 and 3y plus 5 by 2 is equal to 35 by 2। इसी तरह से और भी बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, बीजीय व्यंजक, कुछ बीजीय व्यंजकों में केवल एक चर का प्रयोग हुआ है, जैसे कि 4x 2x minus 3, और कुछ बीजीय व्यंजक में दो चर का प्रयोग हुआ है, जैसे कि 2x y plus 7। यहाँ पर x और y दो चर हैं, और ऐसे ही x y z plus x plus y plus z, यहाँ पर तीन चरों का प्रयोग हुआ है, x y और z का। तो इस तरह से व्यंजक एक चर वाले भी हो सकते हैं, दो चर वाले भी हो सकते हैं, और ज्यादा चरों वाले भी हो सकते हैं। लेकिन जैसे कि चैप्टर के नाम से ही पता लग रहा है कि एक चर वाले रैखिक समीकरण, तो हम इस चैप्टर में केवल एक चर वाले बीजीय व्यंजकों के बारे में बात करेंगे, एक चर वाले बीजीय व्यंजकों से बनने वाले समीकरणों के बारे में बात करेंगे। और आइए अब देखते हैं समीकरण। जैसे कि हम देख पा रहे हैं समीकरण में व्यंजकों के बीच बराबर का निशान लगा होता है, जैसे कि 5x is equal to 25। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं इनमें बराबर का चिन्ह लगा है। 2x minus 3 is equal to 9। तो हम पहचान कर सकते हैं बीजीय व्यंजक और समीकरणों में बराबर के चिन्ह का प्रयोग होता है। यहाँ पर जैसा कि चैप्टर के नाम से ही पता है कि एक चर वाले रैखिक समीकरण, तो हम केवल रैखिक समीकरणों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि 5x plus 2 is equal to 3। ये एक रैखिक समीकरण है क्योंकि यहाँ पर x की घात 1 है, अधिकतम घात 1 है। अगर हम बात करें 5x square plus 1 is equal to 2, तो यहाँ पर x की घात 1 से ज्यादा है, यानी 2 है, तो ये एक रैखिक समीकरण नहीं है। रैखिक समीकरण का अन्य उदाहरण ले सकते हैं 3y plus 5 is equal to 10। ये एक रैखिक समीकरण है क्योंकि यहाँ पर y जो चर है उसकी अधिकतम घात 1 है। इसी तरह से अगर हम बात करें 3y square plus 2 is equal to 5, तो ये एक रैखिक समीकरण नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो चर प्रयुक्त हुआ है y, उसकी अधिकतम घात 1 से ज्यादा है, यानी कि 2 है। हम केवल एक चर वाले रैखिक समीकरणों की बात इस चैप्टर के अंदर करेंगे। दोस्तों, जैसा कि हमने देखा कि मान लीजिए हम बात करते हैं 3y plus 5 is equal to 10। ये एक रैखिक समीकरण है। एक रैखिक समीकरण में दो पक्ष होते हैं, बायां पक्ष और दायां पक्ष। बायां पक्ष यानी हम इसको इंग्लिश में कहेंगे LHS, लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड। इस तरह से इनके बीच में बराबर का चिन्ह लगा होता है। LHS हो गया हमारा 3y
प्लस 5 और RHS हो गया हमारा 10। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने जाना कि एक चर वाले रैखिक समीकरण में दो पक्ष होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, और जिनके बीच में बराबर का चिन्ह लगा होता है। दोस्तों, इसमें हम जानेंगे कि इन समीकरणों को कैसे हल किया जाता है जब एक पक्ष में केवल रैखिक व्यंजक और दूसरे में केवल संख्या हो। स्टूडेंट्स, उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक समीकरण है 4x - 2 = 12। ये एक रैखिक समीकरण है, इसको हमें हल करना है। तो हम कैसे हल करेंगे? तो स्टूडेंट्स, हमें ये याद रखना है कि लेफ्ट हैंड साइड में केवल हमको x बचाना है, बाकी सबको एलिमिनेट करना है, यानी खत्म करना है। तो इसलिए हम दोनों पक्षों में 2 जोड़ देंगे। दोनों पक्षों में 2 जोड़ने पर क्या होगा? 10 + 2 इधर भी हो जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी -2 + 2 0 हो जाएगा दोनों। तो यहाँ पर 4x बचेगा और यहाँ पे हो जाएगा 12। 10 और 2 12। अब हमको केवल x बचाना है लेफ्ट हैंड साइड में, तो हमें इसके लिए करना होगा 4 से डिवाइड। दोनों साइडों को, जो भी प्रक्रिया करेंगे हम दोनों साइड में करेंगे। तो हम 4 से डिवाइड करने पर इधर भी 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। 4 1 जा 4, x बचेगा और यहाँ पे 4 3 जा 12, 4 3 12, x = 3 आ जाएगा। x = 3 इस समीकरण का एक हल होगा। एक अन्य उदाहरण से हम समझ सकते हैं। मान लीजिए दूसरा उदाहरण है 2y + 9 = 4। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर ये 9 खत्म करना है। तो इसके लिए हमको 9 घटाना होगा दोनों ओर से। तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों से 9 घटाने पर, तो यहाँ पर होगा 2y + 9 -9 करना होगा और 4 - 9। तो ये 9 से 9 ये कैंसिल हो जाएगा। 2y बचेगा और 4 में से 9 घटेगा तो -5 बचेगा। तो अब यहाँ पे 2 बचा है y के साथ, तो हमें 2 से डिवाइड करना होगा दोनों ओर, जिससे कि ये 2 खत्म हो जाए। तो हम लिखेंगे 2 से दोनों ओर भाग देने पर, तो आइए यहाँ पर लिख लेते हैं 2y/2 = -5/2। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, यानी 2 1 जा 2, 1 बचा बस, और 1 का मल्टीप्लाई y में होगा तो y आएगा। ऐसे ही y = बचेगा फिर -5/2। ये इस तरह से इसका हल हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आइए अब इसके एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 पर इसमें हमें समीकरण को हल करना है। समीकरण हल कीजिए। पहला समीकरण है हमारा x - 2 = 7। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? 2 दोनों तरफ जोड़ देना होगा। दोनों पक्षों में 2 जोड़ने पर
हमने जोड़ा इसलिए कि यहाँ पर ये 2 हमको खत्म करना है। तो ये -2 से +2 कैंसिल हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा x, और यहाँ पे 7 और 2 9 हो जाएगा। इस तरह से x बराबर 9 इस समीकरण का हल होगा। दूसरा हमें दिया है y + 3 बराबर 10। तो हम इसे दूसरे तरीके से भी हल कर सकते हैं, पक्षांतर करके। हमें लेफ्ट हैंड साइड में केवल चर वाली संख्या रखनी होती है, यानी कि हम y को लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे और 3 को हम राइट हैंड साइड में भेज देंगे, और जब हम राइट हैंड साइड में इसको भेजेंगे तो इसका जो साइन है प्लस का वो माइनस का हो जाएगा, यानी कि -3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा y = 10 - 3, 10 में से 3 जाएगा तो ये बचेगा 7। y बराबर 7 इस समीकरण का हल होगा। स्टूडेंट अगला सवाल है तीसरा, 6 = z + 2। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, दोनों तरफ से 2 घटाना होगा, जिससे कि इधर केवल एक साइड में केवल एक चर वाली संख्या बचे, चर बचे केवल। तो हम दोनों तरफ से, दोनों पक्षों से 2 घटाने पर, 2 हम दोनों तरफ से घटा देंगे, 6 - 2 हो जाएगा इधर, और इधर हो जाएगा z + 2 - 2। तो ये 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, 6 में से 2 जाएंगे तो 4 बचेगा, और इधर z बचेगा। इस तरह से z बराबर 4 इस समीकरण का एक हल होगा। अगला सवाल है स्टूडेंट्स चौथा, 3/7 + x = 17/7। तो इसको हम कैसे हल करेंगे? इसमें हम पक्षांतर करके हल करेंगे, यानी कि हम x को केवल लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, और जो इसके साथ जुड़ा हुआ 3/7 इसको हम इधर भेज देंगे। 3/7 इधर आके माइनस में हो जाएगा, 3/7। तो इस तरह से दोनों का हर समान है, तो 17 में से 3 हम सीधा घटा सकते हैं। 17 में से 3 घटेगा तो 14 बचेगा, 14/7, और 7 से ये 2 बार डिवाइड हो जाएगा, 7 दूनी 14। इस तरह से x = 2, x बराबर 2 इस समीकरण का हल होगा। अगला सवाल है पांचवा, 6x = 12। तो हम ये बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर 6 का गुणा हो रहा है x में, तो हम इसके लिए इसको यहाँ से हटाने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए 6 से डिवाइड कर देंगे। 6 से दोनों ओर भाग देने पर, दोनों ओर भाग दे देंगे 6 से, 6x/6 और 12/6। तो ये 6 से 6 कट जाएगा, 6 कम 6, और x बचेगा बस यहाँ पर 6 दूनी 12, यानी x बराबर 2 इसका एक हल होगा। स्टूडेंट्स, हल का मतलब है कि x बराबर 2 रखने पर समीकरण में दोनों ओर, दोनों पक्ष लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगा, दोनों पक्षों की वैल्यू समान हो जाएगी। अगला है छठा सवाल,
t/5 इज इक्वल टू 10। तो हम एक समीकरण को कई तरीके से हल कर सकते हैं। हम ऐसे भी हल कर सकते हैं, t/5 इज इक्वल टू 10 है तो यहाँ पे हम 1 रख सकते हैं। इसके नीचे किसी भी संख्या का हर डिनोमिनेटर हम 1 रख सकते हैं और उसके बाद हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, कैंची की गुणा कर देंगे, t इंटू 1 हो जाएगा और 5 इंटू 10 हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास आएगा, t में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो t आएगा और 5 10 जा 50, यानी t इज इक्वल टू 50 इस समीकरण का एक हल हो जाएगा। हम इस समीकरण को पहले तरीके से भी हल कर सकते थे। यहाँ पे 5 इसके डिवाइड में है t के, तो हम दोनों ओर 5 से गुणा कर देंगे, यानी कि t/5 गुणा 5 और इधर भी 5 से गुणा करना होगा। जो प्रक्रिया हम एक ओर करते हैं वही प्रक्रिया हमको दूसरी ओर करनी होती है, यानी कि 5 से अगर गुणा हम लेफ्ट हैंड साइड में कर रहे हैं तो राइट हैंड साइड में भी 5 से गुणा करनी होगी, जिससे कि इनका संतुलन बना रहे। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 5 एकम 5 यानी कट जाएगा 5 से, और t1 जा t और 10 पंजे 50। इस तरह से भी यही आंसर आएगा। अब इसका 7वां सवाल देखते हैं एक्सरसाइज का। 7वां सवाल है 2x/3 इज इक्वल टू 18। तो हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे, इसका 3 का पक्षांतर करेंगे। 3 का पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर करने में संख्याओं के चिन्ह बदल जाते हैं, यानी कि 3 यहाँ पर 3 से डिवाइड हो रहा है, इधर अगर भेजेंगे तो ये आएगा गुणा में, मल्टीप्लाई में। या फिर हम सिंपली कह सकते हैं कि इसके नीचे 1 रख लें और कैंची की गुणा कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो 2x इंटू 1 हो जाएगा और 18 इंटू 3 हो जाएगा। तो इधर रहेगा 2x और 18 तिया इसको ऐसे ही रखें अभी, 18 इंटू 3। अब हमको यहाँ से 2 खत्म करना है लेफ्ट हैंड साइड से, तो इसके लिए हम 2 से डिवाइड कर देंगे दोनों ओर, यानी कि 2x/2 और इधर हो जाएगा 18 इंटू 3/2। 2 से ये 2 कट जाएगा, 2 एकम 2, और 2 से ये 9 बार कट जाएगा और 9 तिया 27। इस तरह से इस समीकरण का हल होगा x बराबर 27। अगला है 8वां सवाल। 1.6 इज इक्वल टू y/1.5। तो स्टूडेंट्स, किसी भी समीकरण को हल करने के लिए हमें क्या करना होता है कि चर के साथ जो संख्या है उसको एलिमिनेट करना होता है, यानी कि हम इसके लिए क्या करेंगे, 1.5 से दोनों ओर गुणा कर देंगे, क्योंकि हमें 1.5 यहाँ से खत्म करना है। तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों को 1.5 से गुणा करने पर, तो 1.6 इंटू 1.5 हो जाएगा और इधर y/1.5 इंटू 1.5 हो जाएगा। 1.5 से ये 1.5 कट जाएगा और उधर बचेगा y इज इक्वल टू 1.6 इंटू 1.5। तो हम यहाँ पे इसको गुणा करके देख सकते हैं, 1.6 और 1.5 की कितनी आएगी, 5 × 30, 5 एकम 5 और 3 8 और 1 का 6 और 1 एकम 1, 0 6 8 14 और 2
और 2 के बाद दशमलव लगेगा, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 2.4 या 2.40 भी हम कह सकते हैं। ये इस समीकरण का एक हल होगा। अब अगला सवाल 9वां, 7x माइनस 9 इज इक्वल टू 16। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 9 का पक्षांतर कर देंगे, यानी कि 9 इधर आके प्लस का हो जाएगा। हम लिखेंगे कि 9 का पक्षांतर करने पर, यानी एक पक्ष से दूसरे पक्ष में भेजने पर, यानी 7x इज इक्वल टू 16 और 9 हो जाएंगे 25। तो x बराबर 25/7, x बराबर 25/7 समीकरण का हल होगा। इसी तरह से हम अगला सवाल हल कर सकते हैं 10वां, 14y माइनस 8 इज इक्वल टू 13। तो 14y, 8 को हम पक्षांतर कर देंगे, लिखेंगे हम 8 का पक्षांतर करने पर, तो इधर बचेगा 14y और यहाँ हो जाएगा 13, और पक्षांतर जब करते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, माइनस का प्लस हो जाएगा, 13 + 8 हो जाएगा, 13 और 8 होते हैं 21, 14y बराबर 21। अब हमको यहाँ से 14 हटाना है, तो इसके लिए हम 14 से डिवाइड करेंगे दोनों तरफ। हम लिखेंगे 14 से दोनों ओर भाग देने पर 14y/14 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 21/14, 14 से 14 कट जाएगा और हमारे पास बचेगा y बराबर 21/14। ये हम जैसे कि देख रहे हैं कि इसका कॉमन डिवाइजर है 7, 7 × 21 और 7 दूनी 14, यानी y इज इक्वल टू 3/2 समीकरण का हल होगा। अगला सवाल है 11वां, 17 + 6p इज इक्वल टू 9। इसमें हम 17 का पक्षांतर करने पर लिखेंगे, पक्षांतर करने पर 6p इज इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस 17, 17 इधर आके माइनस का हो जाएगा, और 9 में से 17 को घटाएंगे तो ये बचेगा -8। जब हम छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाते हैं तो माइनस का बचता है, यानी कि चिन्ह बड़ी संख्या का आता है। तो हम जब 6p इज इक्वल टू -8 हो गया, और p का मान निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, दोनों ओर 6 से डिवाइड करना होगा, 6p/6 करेंगे हम, और इधर -8/6 करेंगे, 6 से 6 कट जाएगा, हमारे पास बचा केवल p इज इक्वल टू -8/6, और 8 और 6 को हम 2 से काट सकते हैं, 2 चौक 8, 2 तिया 6, -4/3, p इज इक्वल टू -4/3 इसका एक हल हो गया। अब इस एक्सरसाइज 2.1 का लास्ट सवाल है 12वां, x/3 + 1 बराबर 7/15। तो सबसे पहले हम इसके लिए क्या करेंगे, 1 का पक्षांतर करेंगे, 1 का पक्षांतर करने पर
x/3 इजिकल टू हो जाएगा 7/15 -1, इधर आके माइनस का हो जाएगा। और जब हम इसको घटाएंगे हम देख सकते हैं, देखिए 7/15 में से 1 के नीचे 1 रख सकते हैं। दोनों का लेस है जो आएगा, एलसीएम जो आएगा वो 15 आएगा। तो 7 माइनस 15 हो जाएगा, तो -8/15 -8/15 बचेगा इधर। और हम अब इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, कैंची की गुणा कर देंगे। या हम कह सकते हैं कि इसमें हम 3 से दोनों ओर गुणा करने पर ये 3 हट जाएगा। दोनों ओर 3 से गुणा करने पर, यानी x/3 इसमें 3 गुणा करेंगे और इसी तरह से -8/15 इधर भी 3 से गुणा करेंगे। ये 3 से 3 कट जाएगा और ये 3 से 3 पंजे 15, 5 आएगा यहाँ पर, 3 एकम 3, ऊपर 1 आएगा। तो इस तरह से x बराबर -8 इंटू 1, 8 एकम 8 -8, x बराबर -8 हो गया इसका आंसर। तो दोस्तों इस तरह से एक्सरसाइज यहीं पे खत्म होती है। दोस्तों हमारा ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही हमारा चैनल स्टडी होम सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।